तो दोस्तों, धर्मेंद्र साहब पर अब तक हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। सो फिलहाल हमने पिछले वीडियोस में उनकी अर्ली लाइफ 60s का करियर पर डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम लोग यहाँ पर उनकी 70s की फिल्मों पर बात करेंगे। तो सतविजय भाई, आप बताइए उनके 70s के करियर के बारे में। तो धर्मेंद्र का 70s का जो करियर है, मतलब जब धर्मेंद्र अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे थे, इसी बीच में राजेश खन्ना साहब की एंट्री हो गई 1969 में। तो उस टाइम पे मतलब ये हुआ ये कि कई एक्टर के ऊपर फ़र्क पड़ा जब राजेश खन्ना एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने लगे थे। लेकिन धर्मेंद्र की अगर बात करें तो मतलब उनका जो करियर है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। मतलब राजेश खन्ना साहब के आने के बाद भी धर्मेंद्र को लगातार फिल्में मिल रही थीं और कई फिल्में अच्छी कर रहे थे। लेकिन आनंद मूवी जब आई थी उसमें धर्मेंद्र को पहले साइन किया गया था, लेकिन बाद में राजेश खन्ना को साइन किया गया। रामोतार भाई, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी ना ये? हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी की। इससे पहले उन्होंने सत्यकाम में काम किया था। हाँ हाँ, धर्मेंद्र के साथ शायद। हाँ। आनंद मूवी का क्या किस्सा था रामोतार भाई? हुआ कुछ भी था ना सत्यविजय भाई कि ये जो अपना हम लोगों ने जिक्र किया सत्यकाम का, सत्यकाम में काम करने के बाद धर्मेंद्र साहब को भी चस्का लग गया था कि भाई एक अच्छी फिल्म करे, हमारे लिस्ट में भी तो होनी चाहिए ऐसी फिल्में जिनको बाद में लोग कहे कि भाई हाँ, धर्म साहब ने भी अच्छी फिल्में की हैं। आंखें उन्होंने की है जो कि यंग दर्शकों के लिए उस समय था, म्यूजिकल फिल्म थी, स्पाई थ्रिलर था। तो उन्होंने सोचा कुछ अच्छी फिल्में भी होनी चाहिए जिससे जो सोशल इशू पे बात करे या फिर जो बिल्कुल आर्टिस्टिक फिल्म हो। तो उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी का रास्ता उनके साथ पकड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी ने सत्यकाम उनको दिया। फिर उसी दौरान उनको एक फिल्म की कहानी सुनाई जो कि आनंद थी, ठीक ना, कि जिसमें एक बंदा है जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो मरने वाला है। अभी क्या है कि उसके बाद भी उसको पता है कि मैं कब मरने वाला हूँ, फिर भी वो ज़िंदगी को कैसे देखता है, उसके ज़िंदगी जीने के नज़रिया को एक फ़िल्म के जरिए दिखाना था। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी इसको बहुत पहले, मतलब कि क्या बोलते हैं, लेट 50s में ही बनाने वाले थे राज कपूर साहब को लेकर। राज कपूर साहब और ऋषिकेश मुखर्जी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो हालांकि और इवन इसमें जो अपना ये जो अगर आनंद लोगों ने देखा होगा, इसमें जो बाबू मोशाय का कैरेक्टर है, भास्कर बनर्जी का जो कैरेक्टर है जिसको बाबू मोशाय बोलते हैं राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन ने निभाया था वो भास्कर बनर्जी वाला किरदार। तो ये जो बाबू मोशाय जो बंगाली वर्ड है, तो ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषिदा, इनको राज कपूर साहब को बाबू मोशाय कहा करते थे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, रियल लाइफ में। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने सत्यकाम के दौरान इनको ये कहानी सुनाई थी, ये वाली, कि हम लोग ऐसा एक फिल्म आनंद वाली, कि हम लोग एक ऐसा फिल्म प्लान कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि राजेश खन्ना का कैरियर अचानक से बूम पे चला गया। 1969 में आराधना आई, सब उसके बाद बहुत सारी फिल्म आई, बैक टू बैक, कटी पतंग आई, सच्चा झूठा आई, कई बड़ी लगातार कंसेक्यूटिव हिट्स, लोग 17 हिट्स कहते हैं, जिसमें कि 15 ऐसी हिट्स जो थी उसमें राजेश खन्ना लीड रोल में थे, एकलौते हीरो थे। हालांकि बात की तो और यहाँ तक कि कई जगह ये भी कहा जाता है कि मतलब पहला जो सुपरस्टार का दर्जा है वो राजेश खन्ना को दिया जाता है। सही हाँ, सही बात है। पहला सुपरस्टार वही राजेश खन्ना ही है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पहला और आखिरी सुपरस्टार, लोग ये भी कहते हैं। हालांकि ये अपना अपना लोगों का कहने का अपना अपना एक नज़रिया है। खैर, तो यहाँ पे ये आनंद का हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो आनंद के लिए राजेश खन्ना को इन्होंने अप्रोच कर दिया अपने ऋषिकेश मुखर्जी ने। और ये बात धर्म जी को बड़ा बुरा लगा। तो धर्म जी ने क्या किया, जिस दिन पता चला धर्म जी को, धर्म जी खुद ही स्वीकारते हैं और दर्शक भी जानते हैं कि धर्म जी को पीने की आदत है। तो उन्होंने रात के 11-12 बजे पी के ऋषिदा को फ़ोन किया कि भाई आपने मेरी फिल्म उसको कैसे दे दी। ठीक है, तो बोला कि अभी सो जाओ धर्म, फिर बात करते हैं, अभी रात बहुत है। तो फिर 2-4 मिनट गुजरे, फिर वह आपने मेरी फिल्म कैसे दे दी, ये फ़ोन कर रात भर उनको तंग किया ऋषिकेश मुखर्जी को धर्म साहब ने। हालांकि ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने इनके साथ बना ली और फिल्म अच्छा कर गई। और लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना ने बड़ा अच्छा एक्टिंग किया, मैं भी मानता हूँ। लेकिन धर्म जी भी होते तो बड़ा अच्छा करते इस रोल को, ऐसा नहीं कि धर्म जी नहीं करते। लेकिन धर्म जी को क्या हुआ कि आनंद नहीं मिल पाई, लेकिन ऋषिदा ने उसका ये भुगतान उन्होंने किया। उनको 75 में उनकी एक फिल्म आई थी चुपके चुपके, अगर याद होगा।
ठीक ना, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी थी। तो चुपके चुपके उनको दी कि मैं एक बड़ी फिल्म आपको भी दूंगा, और ये चुपके चुपके थी। तो खैर, तो 1971 की बात कर रहे हैं हम लोग, आनंद आई थी। उसी दौरान धर्मेंद्र साहब का एक बहुत बड़ा फिल्म आया था, अगर याद होगा, राज खोसला साहब की फिल्म थी मेरा गाँव मेरा देश। विनोद खन्ना साहब जिसमें लीड विलन थे, अपने जयंत साहब भी थे फिल्म में। आई थी शायद, है ना? अभय की फेवरेट है, मुझे भी बड़ा पसंद है फिल्म। राज खोसला साहब की मुझे लगता है सारी फिल्में पसंद है मुझे, सारी फिल्में। मैं तुलसी तेरे आंगन की अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे सारी फिल्में पसंद है। इवन यहाँ पे अपना यहाँ तक क्या बोलेंगे, दोस्ताना तक। तो राज खोसला साहब ने बनाई थी मेरे गांव मेरा देश। उसके बाद फिर वो उसी दौरान फिर कई फिल्में आई, जैसे कि लोग इसका जिक्र करते हैं, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी उस दौरान, प्रतिज्ञा का मैं जट यमला पगला दीवाना, है ना। उसी दौरान और भी फिल्में आई थी, कई फिल्में जो डाकुओं पे आधारित फिल्में, उनकी 2-3 फिल्में आई थी उस दौरान लगातार, जो कि लोगों ने बड़ा पसंद किया था। सीता और गीता, हाँ, उसी दौरान सीता और गीता आई, 1972 में आई। लेकिन यहाँ पर मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा जंजीर का। जंजीर के साथ क्या सीन है कि हाँ, जंजीर की लोग कहते हैं कि जंजीर धर्मेंद्र को ऑफर की गई थी, ऐसा बात नहीं था। जंजीर की स्क्रिप्ट ही धर्मेंद्र की थी। हाँ, इसकी जंजीर की जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो सलीम खान साहब ने लिखी थी। स्क्रिप्ट जो रफ स्क्रिप्ट लिखी थी वो सलीम खान साहब ने लिखी। तो वो आइडिया सलीम खान ने 17,000 रुपये में धर्मेंद्र साहब को बेचा था। और जो वो लीड कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं सलीम खान के फादर से इंस्पायर्ड था। वो जो इंस्पेक्टर विजय वाला जो कैरेक्टर है, सलीम खान के फादर भी पुलिस ऑफिसर थे। तो वो उनसे काफ़ी इंदौर में उनके फादर ड्यूटी करते थे, तो उनसे इंस्पायर था। वो उतने सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर वो भी थे, सलमान खान के दादाजी। तो वो कैरेक्टर उनसे इंस्पायर्ड था, और सलीम खान ने उनको 17,000 में बेचा। और प्रकाश मेहरा इस फिल्म को शुरू में बनाने जा रहे थे, लेकिन हुआ यूँ अभी प्रकाश मेहरा का पूरे फ्रेम में एंट्री नहीं हुआ है। 17,000 में ये खर्च चुके हैं। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय प्रकाश मेहरा के एक फिल्म में धर्मेंद्र साहब काम कर रहे थे। ठीक है, अब धर्मेंद्र साहब उसके साथ काम कर रहे थे, तो प्रकाश मेहरा ने का काम देख के धर्मेंद्र साहब प्रभावित हुए। तो बोले कि भाई एक फिल्म हमने खरीद रखा, आप ये फिल्म बनाइए मेरे साथ। लेकिन ये हुआ उस दौरान कि धर्मेंद्र साहब की एक सिस्टर थी, वो रिश्ते में सिस्टर थी, अपनी सिस्टर नहीं थी, रिश्ते में सिस्टर थी, जो फिल्म प्रोड्यूसर थी। और उनकी एक फिल्म को निर्देशित करने के लिए प्रकाश मेहरा मना कर चुके थे। तो जब उनको पता चला कि धर्मेंद्र और प्रकाश मेहरा फिल्म पे काम करने वाले हैं, तो वो भागी धर्मेंद्र साहब के पास आई और बोली कि भाई ये बंदा मेरा फिल्म नहीं किया प्रकाश मेहरा, तो उसके साथ आप कोई फिल्म ना करें। ठीक है, तो अपना बहन का मान रखते हुए और घर वालों का मान रखते हुए धर्मेंद्र साहब ने इस फिल्म को पास कर दिया, जंजीर को। और जंजीर प्रकाश मेहरा ने इसके बाद और लोगों को भी ऑफ़र किए। तो सब जानते हैं कि राजकुमार साहब को ऑफ़र हुआ, देवानंद साहब को ऑफ़र हुआ, और सब ने अपने अपने कारणों से मना कर दिया। जहाँ पे राजकुमार साहब को परेशानी था इनके मतलब कि चमेली के तेल लगाने से प्रकाश मेहरा के, और देवानंद साहब को इसलिए आपत्ति था कि हीरो रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक गाने नहीं गाता है, कभी हंसता मुस्कुराता नहीं है, तो इसलिए देवानंद साहब ने मना कर दिया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो अलग बात है, लेकिन ये कहानियाँ बड़ी प्रचलित हैं। तो अब बोर्ड में आ गए अपने अमिताभ बच्चन साहब, और यहाँ से तो फिर अमिताभ बच्चन आए और छा ही गए। हालांकि उससे पहले उनकी कई फिल्में दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, कहावत बिल्कुल मतलब आप देखिए धर्मेंद्र साहब आए 60s में, ठीक है, फिर लेट 60s और 70s में राजेश खन्ना साहब की एंट्री हो गई, फिर बिग बी आ गए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ कि मतलब इन दोनों को सुपरस्टार का तगमा मिला। एक राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन को दूसरा सुपरस्टार कहा जाता। तो इस बीच में धर्मेंद्र साहब की पोजीशन कहाँ पर थी, कुछ बता सकते हैं क्या आप? देखो, धर्मेंद्र का मुझे लगता है कि धर्मेंद्र मतलब स्टार की रेस में कभी थे ही नहीं वो। मतलब उनका कई इंटरव्यूज में मतलब वो खुद जिक्र करते हुए वो देख जाते हैं कि मतलब उनका ऐसे रेस में मतलब उनका था ही नहीं कि उन्हें नंबर 1 पे आना है, नंबर 2 पे आना है। वो बस अपनी फिल्में कर रहे थे। जैसे कि अभी वर्तमान समय में देखो, जैसे कैसे अजय देवगन है, वो किसी रेस में शामिल नहीं रहता, लेकिन उनकी फिल्में एक से एक फिल्में आती हैं,
और उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये धर्म जी का वही हाल था कि उनका अपना एक फ़ैन फॉलोइंग था, फ़ैन बेस था। उनको जो मतलब कि देशी लोग थे, देश की मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे, उनको बड़ा पसंद करते हैं। इवन आज भी हम लोग के जो मेन चैनल है वहाँ पे जब भी हम धर्मेंद्र की बात करते हैं, धर्मेंद्र की वीडियोज़ करते हैं, तो अच्छे व्यूज आते हैं और उनके चाहने अच्छा, उन्होंने पता है लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और जिसका फायदा सनी देओल, बॉबी देओल को भी रूरल क्षेत्रों में मिला है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब उनकी फैमिली को इंडस्ट्री की तरफ से उतना ज़्यादा सपोर्ट या रिकॉग्निशन नहीं मिला है धर्मेंद्र की फैमिली। लेकिन लोगों की तरफ से बहुत मिला प्यार, लोगों मतलब की तरफ अलग ही से देओल के नाम पर अलग ही इज्जत है उनकी। धर्मेंद्र मतलब इतने ज़मीन से जुड़े हुए थे कि धर्मेंद्र के एक भाई और थे, अभय देओल के जो फादर है ना, क्या नाम है उनका? अजीत सिंह देओल। अजीत देओल। हाँ, तो मतलब एक किस्सा ऐसा है कि धर्मेंद्र की जब फिल्में कुछ हिट हो गई तो उन्होंने अपनी पहली कार एक फिएट खरीदी थी, तो 18,000 रुपये में। अजीत सिंह देओल उनसे बोले कि हाँ, मतलब वो बोले कि इससे भी अच्छी कार खरीद सकते थे, मतलब इससे भी और अच्छी कार ले सकते थे। ओपन रूफ खरीद लो जिसमें हीरो चलता है। हाँ, तो धर्मेंद्र का जवाब ये था कि चलो अभी फिल्में चल रही हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आगे चल के फिल्में ना चली तो कम से कम ये फिएट यहाँ पे टैक्सी में अपन चला के गुजारा बिल्कुल, फिर भी स्ट्रगल करेंगे और इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेंगे, ये बात कहना था उनको। हाँ, मतलब एकदम मतलब जो सोच है ना, मतलब यहाँ से सोच समझ आती कि मतलब इंसान कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, तो यहाँ पे हम लोग जिक्र कर रहे थे वो अपना जंजीर के बाद फिर वो दौर भी आया जहाँ पे यहाँ तक अभी तक गौर करने वाली बात है कि मनमोहन देसाई है जो बड़े फिल्म मेकर 70s के बड़े फिल्म मेकर में आते हैं जिन्होंने बड़ी हिट्स दी। तो मनमोहन देसाई अभी तक धर्मेंद्र के पाले में थे, धर्मेंद्र को बड़ा पसंद कर रहे थे। इवन धर्मेंद्र को लंबे रेस का घोड़ा मानते थे और अमिताभ बच्चन के लिए मनमोहन देसाई ने कहा था कि आप घोड़ों के रेस में गधे भी दौड़ेंगे, अमिताभ बच्चन को लेकर मनमोहन देसाई का कहना था। हालांकि बाद में उन्होंने मिथुन को भी बोला था, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है इसी तरह का दरिया था क्या? तो अब घोड़ों के दौड़ में गधे भी दौड़ेंगे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर ये बात कहा था। हालांकि बाद में वो दौर भी आया जहाँ कि अमिताभ बच्चन उनके लकी चार्म बन गए और धर्मेंद्र को उन्होंने छोड़ दिया। तो उसके पीछे भी कहानी है कि ये जो फिल्म है अमर अकबर एंथनी शुरू में धर्मेंद्र साहब को ऑफर की गई थी, जो एंथनी का रोल है जी। एंथनी का रोल पहले उनको ऑफर की गई थी और उसी दौरान वो एंथोनी वाला रोल कि ये अमर वाला रोल ऑफर किया गया था, पता नहीं, विनोद खन्ना वाला। धर्मेंद्र साहब ने कहा था कि उनको ये ऑफर की गई थी। अब रोल कौन सा है वो कंफ्यूज हूँ मैं, खैर जो भी हो। तो ये ऑफर की गई थी और उसी दौरान वो चाचा भतीजा में काम कर रहे थे मनमोहन देसाई के साथ। लेकिन क्या हुआ, जब धर्मेंद्र साहब ने ये फिल्म छोड़ दी, वो अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण उन्होंने मना कर दिया कि अगली फिल्म आपके साथ हम कर लेंगे। हालांकि उस दौरान वो चाचा भतीजा और ये धर्मवीर वगैरह कर रहे थे, साथ में कर रहे थे हाँ उसी दौरान। तो क्या हुआ कि अमर अकबर एंथनी जिसे इन्होंने मना कर दिया और धर्मेंद्र के साथ इनका पंगा हो गया, मनमुटाव हो गया। उसके बाद इन्होंने अमिताभ बच्चन पे ज़्यादा तवज्जो दिया और अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने फिर अमिताभ बच्चन को ये आगे ढोते चले गए और बैक टू बैक बड़ी फिल्में आती चली गई इनकी, अमर अकबर एंथनी हो या फिर और जितनी बड़ी फिल्में, अपना ये हो गया, क्या बोलेंगे वो, सुहाग हो या फिर आगे जाकर नसीब हो। तो इस टाइप की फिल्में आई इनके साथ। तो धर्मेंद्र साहब का कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स इनके साथ थोड़ा सा ये सब चीज़ें हुई, हाँ वहाँ से थोड़ा सा कटे, बड़े डायरेक्टर्स इनके साथ थोड़ा सा दूरी बनाए, जो कि 70s में अगर वो होते तो और बड़ी फिल्में इनके हाथ में होती। हालांकि इस दौरान इनका एक और ये पंगा क्या बोलेंगे कि एक और बड़ी फिल्म इनके हाथ से गई थी, शान, जो शोले 1980 में आई थी। तो शोले की बड़ी सफलता को दोहराने के लिए शान बनाया गया था कि वो सफलता हम लोग फिर से उस कल्ट सिचुएशन को हम लोग फिर से भुनाएंगे। लेकिन फिल्म से ये चले गए, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों फिल्म से चले गए। तब फिर उनके जगह पे, धर्मेंद्र के जगह पे अमिताभ बच्चन को प्रमोट कर दिया गया। नहीं तो बाद में शुरू में अमिताभ बच्चन शशि कपूर वाला रोल करने वाले थे और शशि कपूर फिल्म में थे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हुई, तो वहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिलती है 70s में। तो खैर 70s में एक फिल्म का मैं और जिक्र करना चाहूँगा, शालीमार का। शालीमार क्या था कि वो मतलब कि एक बड़ी फिल्म थी जिसको हॉलीवुड के स्टार्स के साथ बनाया गया था, ठीक ना। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार थे उस समय के, ठीक ना। तो हॉलीवुड के बड़े स्टार्स उस फिल्म में थे। मैं
क्या जॉन रेक्स या इस टाइप से कुछ, मैं नाम भूल जा रहा हूँ एग्जैक्ट, इस वक्त पॉडकास्ट में नाम याद रहता नहीं है। अब जब रिसर्च करते तो उसमें बकायदा स्क्रिप्ट लिखा हुआ तो उसमें तो पता चल जाता है कि हम लोग स्क्रिप्ट में क्या लिखे हुए हैं। तो खैर, तो हॉलीवुड के उसमें बड़े नाम थे, जिसमें 3 सिल्विया करके एक और कुछ नाम था। तो ये फिल्म के जो तीन बड़े स्टार थे, हॉलीवुड के बड़े स्टार्स को लिया गया था। इवन एक स्टार तो इतने बड़े थे कि बाद में जाके वो जॉनी डेप की जो डेब्यू फिल्म थी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट करके था, 1984 में आई थी, 84 में आई थी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। तो उसमें बाकायदा बड़े रोल में थे, तो वो भी इस फिल्म थे शालीमार में, ठीक ना। रेड स्टोन पे, रेड रूबी पे वो फिल्म बनी हुई थी, हॉलीवुड लेवल पे बनाई गई थी फिल्म। अमेरिका में उसको बाकायदा अंग्रेजी में रिलीज़ किया गया था और उसको हॉलीवुड के जो डबिंग आर्टिस्ट थे उन्होंने डब किया था इस फिल्म को, और डुअल लैंग्वेज में शूट हुआ था। जीनत अमान थी उसमें, और बड़े बड़े इवन शम्मी कपूर भी फिल्म में थे, ओपी रलन भी थे फिल्म में, जीनत अमान थी। तो वो जो फिल्म थी, उस फिल्म के लिए पहले अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन उस फिल्म को नहीं करते हैं और वो शालीमार चली जाती है धर्मेंद्र साहब के खाते में। और एक बड़ी फिल्म, कमर्शियली बड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन हॉलीवुड लेवल पे धर्मेंद्र को उस समय 70s में जब इस फिल्म ने उनको कितनी पहचान दिलाई कि 70s में एक सर्वे हुआ था, वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ था, वर्ल्ड के सबसे हैंडसम लोगों की जो सर्वे हुआ था, और उसमें धर्मेंद्र, हालांकि लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त धर्मेंद्र कई बड़े हॉलीवुड स्टार्स को पछाड़ते हुए नंबर 1 पे चले आए थे उस सर्वे में। अच्छा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो सर्वे हुआ था और कई बड़े हॉलीवुड स्टार को उन्होंने उस वक्त पछाड़ दिया था हैंडसम होने के मामले में। वैसे मतलब स्मार्ट तो हैं धर्मेंद्र, इसमें कोई शक नहीं तो है वाकई, बहुत सबको पछाड़ा, चाहे वो हैरिसन फोर्ड हो या फिर उस वक्त के जितने भी बड़े नाम थे, रॉबर्ट रेडफोर्ड थे, हैरिसन फोर्ड थे, सबको उन्होंने उस वक्त पछाड़ा था। इवन अपना ये क्या था जो कावो फिल्म के लिए बड़े फेमस थे, उनको भी इन्होंने पछाड़ दिया था सुंदरता के मामले में। तो कई लोगों को उस वक्त पछाड़ते हुए धर्मेंद्र नंबर 1 बने। इवन इंडिया में भी इनको हीमैन का तमगा 70s में ही मिला था, फिल्म थी अपना वो धर्मवीर, ठीक ना। तो धर्मवीर में उनका जो वो स्कर्ट था, मतलब शॉर्ट स्कर्ट था, जिसमें उनका जो थाई था वो था वर्क किसने क्या मतलब कॉस्ट्यूम किसने डिजाइन किया होगा, क्या दिमाग होगा, बड़ा अलग ही टाइप का कॉस्ट्यूम था। तो उसको शॉर्ट स्कर्ट ही हम कह रहे हैं, और शॉर्ट ही स्कर्ट कहें, अब क्या कहें उसको। तो उस जो शॉर्ट स्कर्ट था उसमें शॉर्ट स्कर्ट, हाँ, तो उनका जो उसमें थाई था, उस थाई को देख के धर्मेंद्र के उस वक्त लोगों ने कहा था कि भाई हीमैन है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कह के उनको, और हीमैन उसी समय उनको तमगा मिला। और क्या हुआ था कि ये जो उनका जो थाई था उसके पीछे भी धर्मेंद्र एक कहानी सुनाते हैं कि हमने अपने जवानी के दिनों में 50 मील तक साइकिल चलाया, 50 मील जाना, 50 मील आना। तो ये अपने युवा अवस्था में उनका चलाया गया साइकिल था, इसके खातिर उनका थाई बहुत मजबूत हो गया था। तो इसलिए बाद में इतने ये सलमान खान जो अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी फेमस हैं, तो सलमान खान के थाई के दीवाने हैं, और सलमान खान कहते भाई ऐसा थाई कैसे बनता है। धर्मेंद्र जी ने कहा था कि भाई ये बन गया सो बन गया, अब नहीं बनेगा, मजाक में बोला था उनको, ठीक है। तो लेकिन सलमान खान की बॉडी और धर्मेंद्र की जो बॉडी है वो एकदम नेचुरल बॉडी थी, मतलब जो देख के समझ में आता ना कि ये जिम वाली बॉडी नहीं है, ये नेचुरल बॉडी है। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस बात से। सलमान खान की बॉडी नेचुरल बॉडी नहीं मैं मानूंगा, वो बाकायदा एक्सरसाइज करके बनाया गया बॉडी है, नहीं मुझे ऐसा लगता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सलमान खान की तो एक्सरसाइज वाली दिखती है, लेकिन जो धर्मेंद्र की बॉडी का जो शेप है जिस टाइप से, वो एकदम मतलब नेचुरल लगता है बिल्कुल। वो नेचुरल, वो बाकायदा टेनिस खेला करते थे, वो बाकायदा कुश्ती किया करते थे, वो दंड बैठक किया करते थे। उस टाइम वो जिम कल्चर था नहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा। अभी एक हाल ही में इंस्टाग्राम पे इन लोगों की बॉडी बड़ी खतरनाक है। हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक धर्मेंद्र का बड़ा वीडियो वायरल चल रहा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, जिसमें मतलब कई अजीबो गरीब वो जिम करते हुए नजर आते हैं, कभी डंबल फेल रहे हैं ऐसे, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी आड़ी टेढ़ी जिम कर रहे हैं, मतलब वो क्या है ना, वो एक फिल्म का क्लिप है, और वो फिल्म एक्चुअल में रॉकी सीरीज की जो फिल्म थी सिल्वेस्टर स्टेलोन की, तो रॉकी सीरीज की फिल्म से वो सीन कॉपी किया गया था। हालांकि
तो ऐसा तो नहीं है कि उस वो जो सीन है उसमें जो धर्मेंद्र साहब जिस कैरेक्टर में है उसमें वो कमजोर टाइप का हो जिससे चीजें ना हो रही उस तरह का कुछ कैरेक्टर कुछ है क्या होगा वो? तो वैसे ही हाँ कैरेक्टर। मतलब कमजोर नहीं, वो खुद को पावरफुल बनाना चाह रहे हैं। वो फिर से जैसे कि रॉकी में था, क्या क्या था कि रॉकी में था कि वो फिर से रिंग में उतरने के लिए तैयारी करता है, सिल्वेस्टर स्टेलोन का जो कैरेक्टर रहता है रॉकी, ठीक ना, तो उससे इंस्पायर्ड था। तो उसी तरह ये सीन भी था, तो वो चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। हालांकि उसमें ज्यादातर लोगों का कमेंट ये था कि मतलब धर्मेंद्र मतलब इमोशन तो पूरे आ रहे हैं लेकिन एक भी सेट सही नहीं मार रहे हैं। फॉर्म गलत है। सब गलत हाँ, तो एक्चुअल में वो आईटीज की फिल्म है। यहाँ पर वो आईटीज की फिल्म है। जिस वक्त धर्मेंद्र का मतलब एज ढल रहा था, सिल्वेस्टर स्टेलोन ने उसको लेट 70s में किया हुआ है वो चीज़, तो सिल्वेस्टर स्टेलोन उसमें जवान थे। अच्छा रामोतार भाई और सत्यविजय भाई, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो एक जगह हम लोगों ने जिक्र किया था कि धर्मेंद्र साहब की पोजीशनिंग हम लोग अजय देवगन से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अभी अभी सत्यविजय भाई ने सलमान खान का नाम लिया तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सलमान खान और धर्मेंद्र में मुझे बड़ा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी पोजीशनिंग उस टाइम में, जैसे इस समय शाहरुख खान नंबर 1 पर सुपरस्टार हैं, ठीक, फिर सलमान आमिर जैसे हैं, तो शायद सलमान की तरह उनकी पोजीशनिंग रही होगी। नहीं, सलमान खान उन्हें बहुत मतलब पसंद करते हैं, क्या मतलब एडमायर करते हैं एकदम धर्मेंद्र को। एक इंसिडेंट हुआ था, शाहरुख खान की जो फिल्म बन रही थी ओम शांति ओम, तो उसमें एक जो गाना रखा था ना ओम शांति ओम का, जिसमें बहुत सारे एक्टर आके हाँ, मतलब ये डांस शाम बड़ी करते हैं मस्तानी देखो देखो कर रहे कुछ था ना। हाँ, तो उसमें धर्मेंद्र का भी मतलब एक स्टेप रखा जाना था, तो धर्मेंद्र अपने अंदाज में धर्मेंद्र ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे वो उसमें। जट यमला पगला दीवाना में जो डांस करते हुए स्टाइल था। हाँ, बस वही। तो सबके अलग अलग फेज में मतलब सीन शूट किए जा रहे थे। तो सलमान खान का था संजय दत्त सैफ अली खान के साथ में, तो इनका जब सीन शूट हो गया तो सारे लोग जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन सलमान खान को पता चला कि अभी धर्मेंद्र आने वाले हैं और उनका भी मतलब सीन आज ही शूट होना है। तो बाकी लोग तो चले गए लेकिन सलमान खान इंतजार कर रहे थे, और जब धर्मेंद्र आए तो धर्मेंद्र के साथ में मतलब वो गाना देखना, उसमें सलमान खान भी मतलब ऐसे डांस करते हुए नजर आते हैं उसमें। हाँ। उनका स्टेप कॉपी करते दिखते हैं। मतलब सलमान खान बहुत एडमायर करते हैं। सलमान खान के 10 कदम के एपिसोड में भी धर्मेंद्र आए थे, तो मतलब एक जो केमिस्ट्री है, या मतलब धर्मेंद्र का भी ये मानना है कि सलमान खान में उन्हें मतलब अपनी जवानी के दिन दिखते हैं एकदम, मतलब सलमान खान भी एकदम बिंदास टाइप के हैं ना बिल्कुल। तो धर्मेंद्र को लगता है कि मतलब सलमान खान मतलब उनकी जवानी के दिनों को। सलमान खान मुझ पे गया, बाकी सनी बॉबी तो शर्मीले हैं। नहीं, ये भी अपने युवावस्था में बड़े शर्मीले थे धर्मेंद्र जी ना। क्या था कि इनकी जो पहली फिल्म थी हम भी तेरे दिल भी तेरा, ये वैसे कर जो पहली फिल्म थी अर्जुन हिंगोरानी वाली, हम भी तेरे दिल भी तेरा, है ना। तो इस फिल्म के लिए अर्जुन हिंगोरानी ने इनको कहा कि भाई तुम्हें डांस सीखना चाहिए, तो इनके पास तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं पैसे तुम्हें अरेंज करके देता हूँ, तुम जाओ डांस सीखो। और इनको बाकायदा एक डांस स्कूल में, इनको डांस क्लब में इनको दिया गया कि भाई ये करो। अब वहाँ जब इन्होंने देखा लड़कियों को डांस करते हुए और छोटे कपड़ों में देखा तो इतने शर्मा गए कि वो डांस करने तो दूर वहाँ से भाग आए। तो ये अपने युवावस्था में थे शर्मीले। हालांकि बाद में इंडस्ट्री का जब रंग चढ़ा इन पे तो ये भी बोल्ड बेबाक हो गए, ठीक ना। और इनके भी बहुत सारे खतरनाक एकदम, अब इनके भी बहुत सारे अफेयर रहे, बहुत सारे किस्से कहे जाते हैं, तो उसका जिक्र हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। अच्छा, 70s में एक बात और रामोतार भाई बताओ आप कि अमिताभ बच्चन ने मतलब कैसे ओवर शैडो कर दिया था धर्मेंद्र को, जबकि धर्मेंद्र भी अच्छी फिल्में कर रहे थे उस टाइम पे। देखिए, एक तो पहला कारण रहा कि इंडस्ट्री के जो बड़े जाइंट्स थे, फिल्म मेकर, जस्ट लाइक अपने यश चोपड़ा या फिर अपने मनमोहन देसाई या फिर प्रकाश मेहरा, ये सारे लोग अमिताभ बच्चन के साथ चल रहे थे। देखने वाली बात यहाँ पे है कि अमिताभ बच्चन के साथ इनकी फिल्में आ रही थी और अमिताभ बच्चन के लोग प्रमोट कर रहे थे। इवन ये भी कहा जाता है कि सलीम जावेद ने इंटेंशनली अमिताभ बच्चन को मतलब कि स्टार बनाया, बड़ी फिल्में दी। अब वो इंटेंशन क्या था, ये बातें तो दर्शक जानते ही, अभी क्या ही बोलूं, विवाद हो जाएगा। तो इंटेंशनली उन्होंने किया ये सब चीज़ें। और अरे बोल सकते हो वैसे, अभी तो वो तो सबको पता भी है। अच्छा, कुछ स्टार्स को इंटेंसली बढ़ावा मिलता है, आप मतलब देखो चाहे तो, मतलब चाहे इधर देखो फिर इधर 90s में आ जाओ तो शाहरुख खान को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। मतलब कई बार मीडिया में ऐसा भी तो कहा जाता है कि मतलब स्टार्स को मतलब कि फेवरिज्म मिलता है,
जैसे साउथ में चले जाओ तो तमिल इंडस्ट्री में थलापति विजय को लेकर इन कंपेयर टू थलाजीत कुमार के कंपेयर में थलापति विजय को काफ़ी मतलब फेवर मिलता है। तो मतलब ऐसा रहा है, ऐसा मतलब होता तो है। शुरू से। जैसे मुझे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन जो है ना वो प्रोफेशनली अपने रिलेशन मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से रखते हैं अमिताभ बच्चन, और आज भी मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन काफ़ी प्रोफेशनली काम करते हैं। और लेकिन धर्मेंद्र का जो है वो एकदम दिल से काम करने वाले हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब इतना ज़्यादा सोचते नहीं है वो, शायद ये एक रीजन। हाँ, तो वही हुआ ना मनमोहन देसाई के साथ वो जो मतलब कि अमर अकबर एंथनी को लेकर जो विवाद हुआ, तो ये सब चीज़ें हुई। इवन मतलब कि वो दौर भी आया जहाँ पर राम बलराम में कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन फिल्म का शॉट देखे जाते तो धर्मेंद्र साहब उनका शॉट देखने की जिद करते कि भाई वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। कई बार उनको इनसिक्योर लगने लगा था, ऐसा कहते हैं लोग, कहते हैं। हालांकि ये बातें यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँ कि ये बातें एक बहुत फेमस किताब है, एक था गोल्डी करके, अनीता पाध्ये ने लिखी है। उसमें राम बलराम करके एक बाकायदा एपिसोड है, एक 4-5 पेजों का एक डेडिकेटेड ये रखा गया, तो उसमें इस बात का साफ साफ जिक्र मिलता है। और अनीता पाध्ये ने वो किताब बाकायदा इनको क्या बोलते हैं, इनको लेके गोल्डी आनंद जो थे अपने, विजय आनंद जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया था, उनसे बात करके एक किताब लिखी है। तो उसमें ये बात का जिक्र मिलता है जहाँ पे धर्मेंद्र इनसिक्योर फील कर रहे थे अमिताभ बच्चन को लेके, ये बातें हुई थी। ठीक है, खैर रामावतार भाई मेरा एक क्वेश्चन छूट रहा था। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि मतलब उन्हें ही मैन का टैग धर्मवीर से मिला, इसके बाद उनकी कुछ एक्शन फिल्में भी आई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इंडस्ट्री जैसा कि हम लोग लेट 50s 60s 70s पे देखे तो एक्शन का बड़ा स्टार कौन था? धर्मेंद्र साहब थे या उससे बड़ा, उनसे पहले भी कोई एक्शन में कोई बहुत बड़ा स्टार था? क्योंकि पहले रोमांटिक फिल्में ही ज़्यादा बनी थी, रोमांटिक म्यूजिकल फिल्में। एक्शन था ना, तब भी एक्शन था। एक्शन तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत से ही एक्शन था, चाहे वो फियरलेस नाडिया का जिक्र हो रहा है या फिर जॉन कवास का जिक्र हो रहा है, मतलब अर्ली 30s 40s ये सब में फियरलेस नाडिया, उसके बाद अपना ये जॉन कवास हो गया। फिर वो दौर भी आया जहाँ पे इनका लॉन्च हुआ अपने दारा सिंह साहब का। दारा सिंह साहब ने आके मतलब कि 50s 60s पूरा बी ग्रेड फिल्में बनाई जहाँ पे पूरा दबा के एक्शन होता था। तो ये एक्शन फिर नहीं, अच्छा टीयर वन हीरोज में अगर देखें तो मतलब जैसे बड़े बड़े जो हीरोज इसमें जो एक्शन नहीं, वो सिचुएशनल एक्शन होती थी उन फिल्मों में। जैसे कि अभी हम लोग जिक्र किया फर्ज का, तो उसमें भी सिचुएशनल एक्शन है। उसके बाद अगर हम जिक्र कर रहे हैं उपकार का, तो उसमें 1-2 सीन है सिचुएशनल एक्शन है। या फिर आंखें का जिक्र कर रहे हैं, मतलब एक्शन नहीं बन रही थी। हाँ, कि जिसमें यार एक्शन बिल्कुल आके एक्शन ही कर रहा है, जॉन विक की तरह आके एक्टर एक्शन कर रहा है या रैम्बो की तरह एक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं था। मतलब हमें लगता है 80s 90s में इन चीज़ों का चलन काफी हाँ, जब हॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ आके यहाँ पे। हालांकि एक नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा थोड़ा सा इनका, अपने फिरोज खान साहब का, जो कि हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होके थोड़े से उस जोन में चले गए थे। जैसे उन्होंने कि अपराधी करके एक फिल्म बनाई थी, धर्मात्मा बनाई थी, गॉडफादर का रीमेक उन्होंने किया था, कुर्बानी बनाई थी। तो उनका एक टेस्ट था एक्शन का, तो यहाँ पे हम लोग उनका नाम ले सकते हैं, फिरोज खान का। लेकिन वो भी मतलब कि लेट 60s में ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी एक्शन फिल्में आके कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था। तो पैरेलली चल रहा था, धर्मेंद्र साहब और अमिताभ बच्चन और इवन फिरोज खान, विनोद खन्ना साहब का, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पैरेलली चल रहा था एक्शन। वैसे फिरोज खान साहब भी मतलब एकदम गजब के स्मार्ट दिखते थे फिल्मों में। लेकिन पता है मुझे फिरोज खान साहब से ज़्यादा हैंडसम उनके भाई संजय खान लगते हैं, पता नहीं क्यों। संजय खान कहाँ मुझे लगता है होंगे, मुझे तो यार अच्छा संजय खान का नहीं, फिरोज खान की तो बात अलग है। मतलब मुझे तो फिरोज खान साहब की स्टाइल बड़ी ज़बरदस्त लगती है, जब हेड वेड पहन के आते ना, धर्मात्मा में देखो या कुर्बानी में देखो, मतलब अलग ही स्टाइल दिखती है। लेकिन फिरोज खान भी मतलब कि रामावतार भाई। अच्छा, संजय खान और धर्मेंद्र का एक और इंसिडेंट था झगड़े वाला, वो पंगे में करते हैं वाला कवर। हाँ, वही संजय खान का नाम लिया तो मुझे याद आया उसको। चलो दूसरे उसमें कभी जिक्र करेंगे। रामावतार भाई, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो इसको यहीं पर विराम दिया जाए।